हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल वीणा स्टडी पॉइंट में। तो पहले वाले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में बात की थी, जिसमें कुछ पार्ट रह गया था। जैसे वीडियो के अंत में मैंने बताया था कोशिका द्रव्य और डीएनए आरएनए के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और कोशिका विभाजन के बारे में बचा हुआ था, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बता चुके हैं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म दो पार्ट हो चुके हैं पहले, केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक है उसके बारे में हम बता चुके हैं। अभी हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या होता है? यह एक जेली होता है ना, जेली, उसके जैसे द्रव्य होता है जो कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके बीच में पाया जाता है। कोशिका जो द्रव्य होता है उसके अंदर ये पहला पॉइंट तो है जेली जैसा होता है, और दूसरा है इसके अंदर 70% वाटर पाया जाता है। इसलिए इस 70% वाटर के कारण ही इसको साइटोसोल बोलते हैं। और इसमें 30% जो इसके ऑर्गेनल्स है, अणु है, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है और माइक्रोट्यूबुल्स है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और इसी प्रकार केंद्रक में भी केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाएं, दोनों को मिलाते हैं तब बनता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाने के बाद जीव द्रव्य बनता है। जो जीव द्रव्य होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। यही हमारे जीव द्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है। इसी की वजह से कोशिका है वो जीवित रहती है। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, कितने ऑर्गेनल्स होते हैं। तो मेनली इसके अंदर हम 8 चीजों की बात करेंगे। इसमें से पहला है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बता देता हूं आपको, अंतः परद्रवी जालिका। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है गोल्जी बॉडी या हिंदी में गोल्जी काय, और इसको एक टर्म और है उसमें बोलते हैं इसको गोल्जी अपैरेटस। आपको तो बस यही याद रखना है गोल्जी काय हिंदी में, और ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो गोल्जी बॉडी याद रख लेना। और बाकी और इसके अंदर तीसरा हम बात करेंगे तीसरे की, तो वो है लाइसोसोम। और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा माइक्रो ट्यूबुल्स। अब लाइसोसोम को हिंदी में लाइसोसोम ही बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, लेकिन माइक्रो जो ट्यूबुल्स है उनको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। हिंदी में सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। अब ये आप नोट करते रहना, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना मेरे साथ साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बना लेना। अब 6 नंबर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो 6 नंबर का है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही बोलते हैं। और ये है तारक केंद्रक, 7वां तारक केंद्रक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और 8 नंबर पे हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर
कुछ कुछ जगह पे रिक्तिकाएं पाई जाती है, जो कि जैसे कि कोशिका द्रव्य के अंदर कोई भी पोषक पदार्थ आता है उनको स्टोरेज करने का काम करती हैं ये रिक्तिकाएं। अब हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। ये मेनली दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि रफ ER, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ER, और दूसरी होती है स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। स्मूथ और रफ दो टाइप की होती हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों टाइप्स के नाम लिख दिए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रफ ER यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो सतह है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये खुरदरी होती है। और इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? मेन काम इसका क्या होता है? वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का इसका मेन काम होता है क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्मूथ ER यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बारे में बात करें तो इसकी सतह ये चिकनी है, मतलब इसकी सतह पर कुछ नहीं है, मतलब राइबोसोम इसकी सतह पे नहीं पाए जाएंगे और इसकी सतह पे राइबोसोम थे। ये दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो काम क्या होता है, मेन काम तो एक ही होता है, हिंदी में बताऊं तो वसा का संश्लेषण यानी कि लिपिड सिंथेसिस। और इसके काफ़ी 2-3 काम और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप आंसर लिखने की टेक्निक को और अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे चैनल का एक ही मोटिव है, अपनी उत्तर लिखने की जो कैपेसिटी है या फिर आप एग्जामिनर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं अपने उत्तर लिखने से, तो वो हम बता रहे हैं। इसीलिए हम आपको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए। तो इसका अगला काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि घोलता है अंदर हमारे। और इसका एक काम और है, ये कैल्शियम का स्टोरेज होता है वो करता है। ये कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में। और इसी वजह से इसको अलग नाम भी दिया गया है। इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोरेज करता है स्केलेटल मसल में इस चीज, तो इसी वजह से इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गोल्जी एपेरेटस यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, उसकी बात करेंगे हम। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। जो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम, तो उस प्रोटीन को पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। पहले तो पैक करना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ट्रांसफरिंग का काम जो करते हैं वो गोल्जी बॉडी करते हैं। और इनका एक काम और होता है, जैसे कि कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ पड़ा है जो काम का नहीं है तो उसको कोशिका बाहर निकालेगी, तो वो काम भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। और इसीलिए ये गोल्जी बॉडी जो है वो जैसे राइबोसोम से प्रोटीन को लेके जाती है दूसरे स्थान पर और इसको बाहर निकाल रही है, तो इसी वजह से इसे कोशिका का, इंग्लिश में बोल देता हूँ, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये नोट कर लेना आप। गोल्जी बॉडी को कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, ये आप नोट कर लेना। और गोल्जी बॉडी के बारे में और ज़्यादा डीप जानने के लिए आप अगर
जैसे 10th 12th तक तो ये चल जाता है, यहाँ तक लिखे हुए आप बहुत अच्छा है। लेकिन इसके आगे की क्लासें जो है, जो बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए मैं आगे और भी बता देता हूँ। गोल्जी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका के अंदर से कोई भी बिना काम आने वाले सब्सटेंस को बाहर निकालती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। और इसी के जैसे एक्सोसाइटोसिस होता है, उसी के जैसे एक होता है एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंदर की साइड लेना। जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस तो एक ही टाइप से होता है, किसी चीज़ को बाहर निकाल के फेंक दिया। अब एंडोसाइटोसिस की बात करें तो ये 2 टाइप से होता है। एंडोसाइटोसिस में कौन कौन से टाइप हैं देखिए आप अभी। एक तो है फेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले पिनोसाइटोसिस के बारे में देख लिए। पिनो मतलब पीना, मतलब सेल जो है वो पी रही है कोई चीज़ को, यानी कि सेल ड्रिंकिंग। और फेगो का मतलब अगर ये पीना है तो इसका मतलब सेल ईटिंग, मतलब किसी चीज़ को खा रही है, यानी कि ये सेल है और यहाँ पे कुछ सॉलिड मटेरियल है। तो सेल क्या करेगी, इसको अगर ये सब्सटेंस इस सेल के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो ये अपने अंदर खींचेगी इसको, यानी कि सेल खा लेगी इसके अंदर, इस सब्सटेंस को अंदर ले लिया। तो इसी को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और जैसे ये सेल और यहाँ पे कोई लिक्विड पदार्थ है तो उसको सेल पिनोसाइटोसिस, यानी कि पीना स्टार्ट कर देगी और इसको अपने अंदर खींच लेगी। ये 2 चीज़ें हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। बहुत बार फेगोसाइटोसिस के बारे में पूछा गया है और अभी लास्ट ईयर ही पिनोसाइटोसिस के बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये सेल के अंदर जो सुरक्षात्मक जो कार्य करते हैं उनमें से एक है लाइसोसोम, यानी कि डिफेंस वाली एक्शन करते हैं ये लाइसोसोम। और इनके अंदर लाइसोजाइम होते हैं, यानी कि एक तो पहला काम हो गया इनका डिफेंस एक्शन, और दूसरा इनके अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होते हैं जो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी कि कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी सब्सटेंस हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। और जो लाइसोजाइम है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये उनको नष्ट कर देते हैं। और ये जब किसी बाहरी सब्सटेंस को नष्ट कर रहे होते हैं तो उस जो एक्टिविटी होती है, उस क्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एक्शन। हाइड्रोलाइटिक एक्शन जब ये नष्ट करते हैं किसी चीज़ को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइटिक एक्शन बोलते हैं। और ये जब किसी बाहरी सब्सटेंस को ख़त्म करते हैं तो उसके बाद ये अपने पास ही रख लेते हैं उस सब्सटेंस को, तो इनको इसी वजह से इनको गार्बेज सिस्टम भी बोलते हैं। गार्बेज सिस्टम का भी काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं है कि अपने साथ ही होता है। जैसे एक लाइसोसोम है, किसी भी सब्सटेंस को नष्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये खुद की जो कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे गोल्जी बॉडी वगैरह कुछ भी, उसको ये समझ लेता है कि ये बाहरी सब्सटेंस है और ये खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो उसको पूरा लिखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम 2-4 काम के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो
एटीपी का निर्माण होता है, कोशिका को शक्ति प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर एटीपी का निर्माण होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है। कोशिका के केंद्र के अंदर छोटी केंद्रिका थी, उसके अंदर हमने बताया था कि डीएनए होता है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जब कोशिका विभाजन होता है या कोशिका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, तब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये ट्रांसफर नहीं होता। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती है? ये बिना झिल्ली के ही होती है, कोशिका के अंदर इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। यानी बिना झिल्ली वाली होती है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी होती है आपको बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार, बहुत सारी आकृतियाँ होती है एक साथ। तो ये क्या होती है? इन्हीं के द्वारा कोशिका को आकृति प्रदान की जाती है। जब ये आकृति प्रदान करते हैं कोशिका को, इसी वजह से जब ये आकृति प्रदान करते हैं तो इसी वजह से इसको कोशिका का स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र भी कहते हैं। इसी वजह से ये जब इनको शेप या आकार प्रदान करवाती हैं तो कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम की बात करें तो ये भी बिना झिल्ली वाले होते हैं, तो विदाउट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। और दो टाइप के होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बाउंडेड यानी कि बंधे हुए, और दूसरे वाले होते हैं जो बिना बंधे हुए होते हैं यानी कि फ्री, यानी कि कोशिका में भी कहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कि बिना बंधे हुए ये कहीं भी पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। तो जो ये बाउंडेड यानी कि बंधे हुए, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की थी कि उनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये बंधे हुए हैं, तो ये रफ ईआर के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो लेकिन इनका मेन जो काम क्या होता है? दोनों ही राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करते कहाँ पे? जो ये बाउंडेड वाले होते हैं ये कोशिका के बाहर की साइड, यानी कि बॉडी में और कहीं भी, तो वहां पे ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और ये कोशिका के अंदर की साइड प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और राइबोसोम का आप देखेंगे सभी जगह प्रोटीन सिंथेसिस ही आ रहा है, बाहर भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे तारक का, यानी कि सेंट्रियोल्स। इनको तारक के अंदर भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? कोशिका के अंदर छोटी छोटी बेलनाकार आकृतियाँ पाई जाती हैं, उनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका विभाजन के टाइम क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को एक साइड से दूसरी साइड ले जाने का काम करते हैं। जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर ये तारक केंद्रक होते हैं, जो ये क्रोमोसोम है इनको
एक साइड से दूसरी साइड जब कोशिका विभाजन होती है, दो हो गई, तो इन दोनों को अलग अलग करने का काम करती हैं। और अपनी बॉडी के अंदर बिना तारक केंद्रक के कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? हमारी शरीर में जितनी भी कोशिकाएं सब में विभाजन होता है, लेकिन एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर विभाजन नहीं होता। वो कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिका होती है, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ये अपनी जगह बने हुए रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिक्तिका, यानी कि वैक्यूल्स। रिक्तिकाओं की बात करें तो ये स्टोर रूम का कार्य करती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। रिक्तिकाएं कोशिका के अंदर स्टोर रूम का कार्य करते हैं, जो कुछ भी स्टोर कर सकती हैं। तो ये हमारा कोशिका द्रव्य कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हमने पहले बताया था कि हम डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी वो डीएनए और आरएनए के बारे में स्टार्ट करते हैं। हम डीएनए आरएनए की बात करें तो जो डीएनए होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली है इसमें फॉस्फेट, दूसरा है शुगर जो कि डीऑक्सी राइबोज, और तीसरा है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेज, यानी कि क्षार। नाइट्रोजनस बेसेज कौन कौन से हैं इसके अंदर? प्यूरिन और पायरेमिडीन। दो टाइप के नाइट्रोजन बेसेज हैं इसके अंदर। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं देखिए, प्यूरिन और पैरामिडीन। इनके अंदर ये नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। और हम बात करें वहीं आरएनए के बारे में, तो आरएनए भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला फॉस्फेट, दूसरा शुगर, कौन सी शुगर है? राइबोज। इसमें कौन सी थी? डीऑक्सी राइबोज। इसमें राइबोज, नाम से ही पता लग रहा है इसमें ये डीऑक्सी राइबोज है तो शुगर डीऑक्सी राइबोज, और राइबोज है तो राइबोज। और तीसरा है नाइट्रोजनस बेसेज। इसमें भी 2 आते हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन। इन दोनों के अंदर 2 थे बस। इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन थे, तो इसमें भी एडेनिन और ग्वानिन। और पैरामिडीन के अंदर साइटोसिन और थायमिन की जगह इसमें होता है यूरेसिल। बस इतना सा अंतर है इन दोनों में, और ये राइबोज का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे, तो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें हम बात करें तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? थायमिन के साथ, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ। और इसके अंदर बात करें तो हम एडेनिन जुड़ा होता है यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ। बस ये टी और यू का डिफरेंस है दोनों में, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं।
अब हम बात करें, डीएनए एक ही टाइप का होता है, लेकिन आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं। अब हम आरएनए के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और दूसरा है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये 3 टाइप का आरएनए होता है जिनका अलग अलग काम होता है, लेकिन तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन इन तीनों का प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है उनके अंदर इन तीनों का अलग अलग काम होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मेनली 3 टाइप से होता है, जिसके अंदर हम पहले बात करेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली अपनी भाषा में बात करें तो फोटोकॉपी या हिंदी में प्रतिकृति। रेप्लिकेशन को प्रतिकृति बोलते हैं, यानी कि 1 से 2। और 1 से 2 होना ये अपन ने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता। इसी वजह से इनमें रेप्लिकेशन सेल डिवीजन पाया जाता है। अब दूसरी बात करें तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, एक कोशिका डिवाइड होके एक समान 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, लेकिन इनके जो क्रोमोसोम के नंबर है वो सेम ही रह जाते हैं। जैसे कि 46 क्रोमोसोम वाली जो कोशिका है वो डिवाइड होती है 2 पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल में, लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर है वो सेम ही है अभी तक। तो इसको हम बोलते हैं समसूत्री यानी कि समसूत्री सेम नंबर। और हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिकाओं का विभाजन होता है वो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन ही होता है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अपवाद क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर माइटोसिस के अंदर सेम विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पे बात करें मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री यानी कि समसूत्री था, समसूत्री में सेम थे क्रोमोसोम के नंबर, अर्धसूत्री मतलब नंबर आधे हो जाएंगे। और ये था हमारा कोशिका विभाजन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना, कमेंट करके लाइक कर देना। और अगर हमसे दोबारा पढ़ना चाहते हो या हमसे कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।